चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। सो जेआईजीएल का अपना सब्जेक्ट चल रहा था कल। लास्ट हमने देखा लिमिटेशन एक्ट 1963। तो कल के लेक्चर में उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात हुई थी और एक्ट क्यों बनाया गया, इंट्रोडक्शन में क्या था, ये सब हमने देखा। बेसिक आइडिया ये था कि एक लिमिटेशन पीरियड जैसा होना जरूरी है। अगर किसी को सच में जस्टिस चाहिए तो उसको अर्जेंसी होनी चाहिए ना, कि मुझे फटाफट कोर्ट जाना है। ऐसा तो नहीं है कि वो आराम से बैठा है कि मैं कभी भी जाके केस फाइल करूंगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉज में डिसाइड किया गया कि केस फाइल करने के लिए एक टाइम लिमिट डिसाइड करेंगे आफ्टर हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन से आप कितने टाइम के अंदर केस फाइल करोगे तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा। अगर आप उससे लेट हो गए तो कोर्ट आपका केस सुनने से मना कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड नॉर्मली ईयर्स में होता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल। तो ऐसा एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा कि सर इतना शॉर्ट टाइम दिया कि टाइम खत्म हो गया, वो प्रॉब्लम आता नहीं है। तो ऐसा 15-20 दिन का टाइम नहीं देते, आपको काफी ज्यादा टाइम मिलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मुझे अभी सडनली स्ट्राइक हुआ, जो चेक से पेमेंट करते हैं ना। सपोज आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में भरा, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने का रीजन है बैंक में फंड्स नहीं है। तो आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपने चेक इशू कर दिया और फिर वो चेक रिजेक्ट हो गया, तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैंने आपको बोला भाई आपका चेक पास नहीं हुआ है, पैसे दे दो। आपने बोला आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये वो। आपको अब मुझे डाउट लग रहा है कि यार आप पे करोगे नहीं करोगे, मालूम नहीं, लग तो नहीं रहा है। या दूसरा चेक बना के देने में कितना टाइम लगता है, या ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो इमीडिएट हो सकता है। तो जिसको देना नहीं हो गोल गोल घुमा रहा है। अब इसमें ना चेक बाउंस वाले केस में नोटिस दिया जाता है सामने वाली पार्टी को। उसके लिए एक एक्ट है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। 1881 का एक्ट है, बहुत पुराना है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में चेक के बारे में भी बात हुई है, चेक बाउंस वाले केस की बात हुई है। उसका एक सेक्शन है 138, बड़ा कॉमन सेक्शन है, कोई मार्केट में किसी से बात करोगे सुनने को मिलता है। तो 138 में नोटिस देना पड़ता है उस पार्टी को जिसका चेक बाउंस हुआ है। अब उसमें लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 30 डेज का है, एकदम कट टू कट चलता है। 30 दिन तो यार कोई घुमा देता है बात में, आज देता हूँ कल देता हूँ, बट 30 दिन हो गए तो फिर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन 138 यूज नहीं कर पाओगे, उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है। ये उस टाइप की बात है। तो वो कहीं ना कहीं टाइम लिमिट बहुत कट टू कट होती है। बट अगर वहां पे कोई जेन्युइन रीजन की वजह से डिले हो जाए तो फिर सेक्शन 5 अपना सफिशिएंट कॉज, उसका डॉक्ट्राइन, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसा है। तो ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं, आज जो नया पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमने सेक्शन 3, 4, 5 देख लिया था। 6 से यहाँ स्टोरी स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज रिलेटेड टू लीगल डिसेबिलिटी। ये टर्म है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर खास ध्यान देना है कि भाई इसमें फर्क क्या है। देखो, डिसेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम जिस वजह से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे, आप केस फाइल नहीं कर पा रहे। लेकिन कोर्ट किस चीज को डिसेबिलिटी मानता है उसमें फर्क है। लीगल डिसेबिलिटी, आप बोलोगे सर वो हेडेक था, ठीक है, बुखार था, तबीयत खराब थी। कोर्ट बोलेगा कितने, 3 साल से बुखार था क्या? 3 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया, अभी बुखार में चल रहे हो, क्या हो गया, ऐसा तो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्सक्यूज जो अपने यहाँ पे चल जाते हैं ना, अपने कितनी बार छुट्टी मारते थे, सर क्या हो गया, बोले तबीयत खराब थी। और तबीयत भी ना एक दिन के लिए खराब होती है, अगले दिन अपने आप ठीक हो जाता है सब, वैसा है। तो जिस दिन छुट्टी हो जाती है अपने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देते हैं। वो एक्सक्यूज कोर्ट यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलाएगा। तो डिसेबिलिटी और लीगल डिसेबिलिटी में टेक्निकली डिफरेंस है। अब यहाँ पे सेक्शन 6 में ये बातें क्लैरिफाई की है कि अगर कोई पर्सन लीगली डिसेबल्ड है तो उसको कब ऐसा मानेंगे। तो या तो माइनर है, बिलो 18 की एज है उसकी, तो वो लीगली उस एज का नहीं है कि वो केस फाइल कर सके। शायद उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी या फिर मेच्योरिटी का एज आना पड़ेगा। तो जब तक वो 18 का हो नहीं जाता है तब तक वो लीगली डिसेबल्ड है केस फाइल करने के लिए। तो उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब कोई 16 साल का बच्चा है, उसको किसी पे केस फाइल करने की जरूरत पड़ जाए और उसके बिहाफ पे कोई और केस फाइल करने वाला मेजर पर्सन है नहीं, तो उसके मेजर होने का वेट करना पड़ेगा। जिस दिन वो 18 साल का होगा उस दिन से उसके लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, जितना भी उस केस में बनता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वट एवर इट इज। बट जब तक वो माइनर है वो लीगली डिसेबल्ड है टू फाइल अ केस। हाँ, वो बोल रहा है कि नहीं मैं मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू या उनके गाइडेंस में केस फाइल करने के लिए तैयार है, तो कर सकता है, उसको रोक नहीं रहे। बट लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 18 का होने के बाद ही स्टार्ट होगा। बिकॉज अभी वो माइनर है ना, तो माइनर होना इज अ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि वो मजबूर है कि अभी केस फाइल नहीं कर सकता, एज छोटी है। लेकिन 18 का होने के बाद केस फाइल कर सकता है। तो जिस दिन 18 ईयर्स का हो जाएगा अगले दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड हम काउंट करेंगे। जब तक वो माइनर है ना वो ड्यूरेशन काउंट नहीं करेंगे। ये बेसिक स्टोरी है यहाँ पे। दूसरी लीगल डिसेबिलिटी की जो बात हो रही है उसमें बोला है इनसेन। अब इनसेन और इडियट मतलब वो सिमिलर हो गया। बोलने का मतलब है कि कोई मेंटल हेल्थ इशू है और वो उतना सेंसिबल नहीं है कि अभी कोर्ट में केस फाइल कर सके। तो हो सकता है कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो या ऐसा कुछ है, काउंसलिंग चल रही हो, ऐसा कुछ है। तो जब तक वो मेडिकली फिट नहीं हो जाता
इस चीज से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसके ऊपर लिमिटेशन पीरियड लगाने का मतलब नहीं है। ये तो पता चला कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है लेकिन लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, तो फेयर चांस चला गया ना केस फाइल करने का, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसी चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में सेक्शन की लैंग्वेज के साथ लेके जा रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि जिस दिन आपके साथ इंसिडेंट हुआ, ध्यान से समझना है इसको, जिस दिन आपके साथ इंसिडेंट हुआ, जो भी फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आप केस फाइल करना चाहते हो, उस दिन अगर आप लीगल डिसेबिलिटी फेस कर रहे थे तो ही ये सेक्शन आपकी मदद करता है। ठीक है, तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ, अगर आप उस दिन लीगली डिसेबल्ड थे, कोई हेल्थ इशू था, मेंटल हेल्थ इशू था, फिजिकली कोई इंजरी थी, बेड रेस्ट पे थे, वो सब भी काउंट होता है, और आप माइनर थे, ये सारे रीजंस काउंट होते हैं। तो इनमें से कोई भी रीजन अगर एग्जिस्ट करता था तो आपका लिमिटेशन पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। ये इनका बोलने का मतलब है। तो एक टाइमलाइन जैसा अगर अपने कंसीडर करें तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखते हैं। अब ध्यान दो, ऐसे एक सिचुएशन ले रहे हैं, दिस इज द डेट ऑफ इंसिडेंट, जिस दिन जो हादसा होना था वो हुआ। वैसे तो क्या होता है, जिस दिन इंसिडेंट होता है ना, उसके नेक्स्ट डे से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो उसमें पॉज का बटन नहीं है, सीधा स्टॉप होता है, स्टार्ट टू स्टॉप वैसा है। और ये बात जो है वो उन्होंने बोली है सेक्शन नंबर 9 में, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, वो थियरी में दिया भी हुआ है, सेक्शन नंबर 9। आप खाली टाइटल देखोगे तो भी आपको मिलेगा कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। इट मींस एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, शुरू कब होता है, इंसिडेंट के अगले दिन से, उस दिन नहीं, तो तब से वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, 3 साल, 6 महीना, 1 साल, जो भी है वो कंटिन्यूस चलेगा, उसको पॉज नहीं कर सकते बीच में। अब दूसरी सिचुएशन ये है, जिस दिन इंसिडेंट हुआ ना, उस दिन वो जो पर्सन है जिसके साथ इंसिडेंट हुआ वो लीगली डिसेबल्ड है। समझ आ रही बात? तो अगर वो आज ही लीगली डिसेबल्ड है तो उसका लिमिटेशन पीरियड कल से स्टार्ट नहीं होगा। कब तक स्टार्ट नहीं होगा? जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अब मान लो उसकी डिसेबिलिटी को क्योर होने में पूरा 1 साल लग गया यहां से, क्योंकि उस दिन तो वो लीगली डिसेबल्ड था, उसके बाद उसको 1 साल लगा ठीक होने में, तो 1 साल के बाद अगले दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। और मान लो ये लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है, तो अब इस 3 साल में उसको केस फाइल करना पड़ेगा। फिर नहीं किया तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये जितने दिन वो लीगली डिसेबल्ड था उतने दिन उसके लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होते, एडिशनल मिल जाते हैं उसको। हाँ, अगर वो बोल रहा है कि सर मैं तो उतना केपेबल हूं कि मैं इस ड्यूरेशन में केस फाइल कर सकता हूं, मुझे वेट नहीं करना है, तो करो। कोर्ट मना थोड़ी कर रहा है, कोर्ट तो बोल रहा है अच्छी बात है, जितना जल्दी केस फाइल करोगे आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बट इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो टू द कोर्ट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन और ड्यूरेशन, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, तो ये ड्यूरेशन आपका हम लिमिटेशन पीरियड में काउंट ही नहीं कर रहे। तो ये 1 ईयर और ये 3 ईयर्स टोटल मिला के कितना हो गया? 4 साल। बात समझ आ रही? अब ये लीगल डिसेबिलिटी की कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं की है, कोई बीमार है कब ठीक होगा क्या पता, कितने साल भी लग सकते हैं। तो ये 1 साल हो या 9 साल हो या 10 साल हो या 12 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप लीगली डिसेबल्ड हो। लीगली का मतलब भी वही है कि कोर्ट आपकी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये तो डिसेबल्ड है, तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, उतने साल तक कोर्ट वेट कर सकता है कि ठीक है उसके बाद देखेंगे। ठीक होने के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, और उसमें फिर आपने केस फाइल नहीं किया और यहां तक पहुंच गए तो अब आपका चांस चला गया। बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट, तो सेक्शन 6 में इसी स्टोरी के बारे में बात की। अब बोला लीगल डिसेबिलिटी अगर उस दिन थी फर्स्ट पॉइंट में, तो बोला ठीक हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसा बोल रहे हैं अगर आपको 1 से ज्यादा डिसेबिलिटीज हैं, हो सकता है ऐसा 1 से ज्यादा बीमारी हो, एक ठीक हो गई दूसरी ठीक होनी बाकी है, क्या करें? लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करें, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब तक आखिरी वाली ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। वो लिखा है आफ्टर ऑल डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज ऑलरेडी थी, एक ठीक हो गई, दूसरी ठीक हो गई, तीसरी बाकी है, तीसरी भी ठीक हो जाने दो, तब तक वेट करेंगे, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। लॉ में हर चीज का प्रोविजन किया हुआ है, फिर आपको कैसे यूज करना है कैसे नहीं वो आपकी सिचुएशन पे। दूसरे पॉइंट में ऐसा बोला, एक डिसेबिलिटी खत्म हुई तुरंत दूसरी डिसेबिलिटी हो गई, एक बीमारी ठीक हुई दूसरी बीमारी हो गई इमीडिएटली। हो सकता है मेडिकल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, बोला कोई बात नहीं, जो दूसरी वाली बीमारी हुई वो ठीक होगी ना, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। कोर्ट बोल रहा है देखो बीमार वाले केस में कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम, कोई बात नहीं, आप बाद में केस फाइल करना चलेगा। आपका मन है जल्दी केस फाइल करने का तो वी आर ओके, नहीं फाइल करना है तो हम कंपल्सन नहीं लगा रहे आपके ऊपर, ये बोल दिया। तीसरा पॉइंट देखो, ये और एक लेवल आगे चले गए।
इसमें बोला कि आपकी लीगल डिसेबिलिटी अगर आपकी लाइफ टाइम के लिए हो तो हो सकता है परमानेंट डिसेबिलिटी। अब ये डिसेबिलिटी आपके साथ ही जाएगी, अब क्या करोगे? तो बोला आपकी इस सिचुएशन में आपका लिमिटेशन पीरियड आपके डेथ के बाद स्टार्ट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन में लिखा है आपके सामने, देखो, ठीक है। बोले डेथ के बाद केस कैसे फाइल करेंगे? और अगर कोई केस फाइल करने सच में आ गया डेथ के बाद तो क्या होगा? सिचुएशन डरावनी हो जाएगी। फिर बोले ये भूत बन के आ गया, बोले अलग ही है। बोले नहीं, जस्टिस तो चाहिए। बोले अब तो मर गया, आप क्या करेगा? बोले नहीं, मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, ठीक है, जस्टिस चाहिए। तो पीछे पड़ा हुआ है। तो लोग होते हैं ना कितनी बार ऐसे छोटी छोटी चीज के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मेरा राइट है ना। वो दुकान वाला 2 रुपए छुट्टे नहीं देगा ना तो उससे लड़ाई करने बैठ जाएंगे। बोले यार छुट्टे सच में खत्म हो गए, चॉकलेट ले लो। मैंने जानबूझ के चॉकलेट दे रहा हूं, मेरे को 2 रुपए ही चाहिए। बोले होते तो मैं दे देता है, कभी जेन्युइनली भी हो सकता है खत्म हो गए, वो मान ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वैसे लोग होते हैं तो उनकी आत्मा भी बेचारी फिर तड़पती रहेगी कि बोले मेरे को जस्टिस नहीं मिला, वैसा हो गया। बोला कोई बात नहीं, आपकी आत्मा के केस फाइल करेगी ना तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी अलाउ किया। बट चलो ये तो ऑन अ लाइटर नोट हो गया। टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर किसी की डिसेबिलिटी उसकी लाइफ टाइम के लिए है और उसकी पूरी लाइफ टाइम में केस फाइल नहीं हो पाया तो लिमिटेशन पीरियड उसकी डेथ के बाद भी अवेलेबल रहेगा। तो वो खुद तो केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले उसके रिलेटिव्स तो कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स तो कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे। पर अगर उसको उसकी लाइफ टाइम में जस्टिस मिलते हुए देखने की इच्छा हो तो क्या मरने से पहले न्याय मिल जाना चाहिए, तो जल्दी केस फाइल कर सकते हैं ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। तो ऑप्शन दिया ना कि कोर्ट आपको कंपेल नहीं कर रहा है, बट इफ यू वांट यू कैन फाइल द केस नेक्स्ट डे ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बट उसकी डेथ के बाद भी उसका लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा और उसमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिलेटिव्स उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 3 पॉसिबिलिटी बता दी। सेवरल डिसेबिलिटीज है तो आखिरी वाली ठीक हो जाने दो, एक एक करके हो रही है तो भी लास्ट वाली ठीक हो जाने दो। और बोला कि अगर डेथ तक या लाइफ टाइम डिसेबिलिटी है तो डेथ के बाद भी केस फाइल होगा तो भी कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, वैसा है। तो ये कंसेप्ट है सेक्शन 6 में। अब लास्ट पॉइंट इसमें बोला दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अपील्स। अपनी कल बात हो रही थी ओरिजिनल केस और अपील वाला केस। ओरिजिनल केस और अपील वाले केस में पहले कौन सा होता है? पहले तो ओरिजिनल केस होता है ना, वो केस आप हार जाते हो फिर आप अपील में जाते हो, यही स्टोरी हमने देखी थी, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ओरिजिनल वाला केस आपने फाइल किया तो ये सब बातें जो चल रही है ना, अभी सेक्शन 9 की बात की मैंने, सेक्शन 6 की बात की, ये सब तो इस पे एप्लीकेबल है ना। पहली बार केस फाइल करने पे आपने केस फाइल कर दिया तो अब तो ये सारी स्टोरी खत्म हो गई, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब केस का डिसीजन आ चुका है, डिसीजन आने के बाद आप इसको चैलेंज कर रहे हो और आप अपील में जा रहे हो। अब लीगल डिसेबिलिटी कहां से बीच में आएगी? वो तो पहली बार जब केस फाइल करते तब आती है ना। तो ये अपील में जो आपको टाइम मिलता है वो मैंने आपको बताया था 30 डेज से लेके 6 मंथ्स, इस रेंज में कहीं ना कहीं रहता है, वो उन्होंने बोला हुआ है। अब इसमें आपको कोई सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सब बातें तो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है स्टार्टिंग पॉइंट, अब नहीं। तो इस ड्यूरेशन में आपको अपील फाइल करनी है। हाँ, आप इस ड्यूरेशन में बीमार हो गए या कुछ एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ इशू हो गया, बेड रेस्ट पे हॉस्पिटल में हो, तो उसके लिए फिर आपको ना वो ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 5, कल देखा था, सफिशिएंट कॉज। उसमें लिखा भी था कि भाई यहाँ पे ना ओरिजिनल केस में सेक्शन 5 में जनरली कोर्ट कोई मदद करता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल केस में लिमिटेशन ऑलरेडी 3 साल, 5 साल, 12 साल ऐसा होता है। वहां क्या जरूरत है सफिशिएंट कॉज के एक्सटेंशन की? बट यहाँ क्योंकि ड्यूरेशन इतना शॉर्ट होता है, ये बनता है, तो इसका यूज कर देना अगर बाई चांस कुछ हो गया तो। लेकिन अपील वाले केस में ये सेक्शन 6 अवेलेबल नहीं है, और कॉमन सेंस है क्यों अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो लर्निंग वाला पार्ट वैसे ही कम हो जाता है अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा लो, और लॉज बनाए ही लॉजिकली जाते हैं, ऐसे हवा में नहीं बनते। तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है। तो सेक्शन 6 आपके सामने ये क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7, इसमें ऐसा बोला है कि एक जो केस की बात चल रही है उसमें जो वो प्लेंटिफ वाली पार्टी ना अपनी, तो प्लेंटिफ में एक नहीं है, प्लेंटिफ में बहुत सारे हैं जॉइंट एप्लीकेंट्स, एक से ज्यादा प्लेंटिफ, ठीक है, वैसे जॉइंट एप्लीकेंट्स। अब ये सारे जॉइंट एप्लीकेंट्स जो हैं वो अगर केस फाइल करना चाहते हैं कि भाई मेरा भी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो अपन मिलके केस फाइल करेंगे क्योंकि हम ट्रांजैक्शन में साथ में थे। तो जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कोर्ट में जाएं और केस फाइल करें। ऐसा हो सकता है कि हम 5 लोग को एप्लीकेंट्स हैं, हम सबके साथ किसी ने चीटिंग की, एक ही इंसान ने, और अब हम साथ में केस फाइल करना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई एक लीगली डिसेबल्ड है। तो लिमिटेशन पीरियड का क्या करे, उस एक के ठीक होने का वेट करे या फिर बाकी लोग केस फाइल करें? तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। सेक्शन 7 ये बोलता है कि जो जॉइंट एप्लीकेंट्स हैं उसमें से जो लीगली डिसेबल्ड है, इफ दैट पर्सन इज द मेन पार्टी, जिसके बिना केस आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वही मेन पर्सन है जिसका नुकसान हुआ है, बाकी सबका भी नुकसान हुआ है बट मेन पर्सन वो है। तो जब तक वो मेन पर्सन ठीक नहीं हो जाता तब तक लीगल डिसेबिलिटी जो है, मतलब जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सिचुएशन अदरवाइज है
कि अगर मैं लीगली डिसेबल्ड हूं बट मेरे बिना आप सब भी केस फाइल कर सकते हो, या मेरा कंसेंट ले लो और आप कोर्ट में चले जाओ, तो मेरा वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना नेसेसरी है नहीं, तो कोर्ट बोलेगा फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर तो केस फाइल करो। तो सेक्शन 7 में दोनों चीजें बोलती, इफ दैट को एप्लीकेंट इज द मेन पर्सन और वो डिसेबल्ड है तो उसके ठीक होने का वेट करेंगे, और अगर वो मेन पर्सन नहीं है, उसके बिना बाकी लोग भी केस फाइल कर सकते हैं, तो फिर लिमिटेशन पीरियड को रोक के रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर लीगल डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ एंड देन वैसी कंडीशन हो गई, दिस इज सेक्शन 7। इसमें भी सेम बोला है, अपील में ये सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप लैंग्वेज देख लो, 2 मिनट लेके पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं सेक्शन 8। और कुछ नहीं समझ आया इसमें तो बोलो। बोलो कोई क्वेरी, क्लियर है, तक समझ आ रहा है? तो सेक्शन 6 और 7 हो गया। अब इसके साथ इसी ब्लॉक में है तीसरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 8। मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इन दोनों सेक्शंस को इम्पैक्ट भी करता है और कुछ सिचुएशन भी दे रखी है इसमें। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर थियरी आप खुद भी देखोगे समझ आ जाएगा। अपने सीधा कैलकुलेशन समझते हैं, इसमें केस बन सकता है, इसको पूछना हो तो सीधा ना पूछ के सिचुएशन देके पूछ सकते हैं। सेक्शन 8 में एक बेसिक प्रोविजन, जो मेन प्रोविजन है, वो कुछ ऐसा बोलता है कि अगर आप सेक्शन 6 या सेक्शन 7 में कोई भी लीगल डिसेबिलिटी का बेनिफिट क्लेम करते हो, ठीक है, ये लीगल डिसेबिलिटी की वजह से मैंने लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं करवाया, तो जैसे ही आपकी लीगल डिसेबिलिटी ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपको लिमिटेशन पीरियड मैक्सिमम 3 साल का ही मिलेगा। लीगल डिसेबिलिटी ठीक होने के बाद मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड कोई भी केस में कितना मिलेगा? मैक्सिमम 3 इयर्स। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है सेक्शन नंबर 8। बात समझ आई? लेकिन साथ में सेक्शन नंबर 8 ना एक एक्सेप्शन की बात कर रहा है। एक्सेप्शन को अपन बोलते हैं प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन, सिंपल टर्म्स में अभी के लिए एक्सेप्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। आया समझ में? प्रोविजो ऐसा बोल रहा है कि इस चीज में एक प्रॉब्लम है, इस प्रोविजन में, इस रूल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। सपोज ऐसा है कि मेरा ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड मतलब अगर कोई बीमारी या कुछ नहीं होती तो मुझे कितने साल मिलते। ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड है 12 इयर्स, सपोज ऐसा मान लेते हैं। ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड इज 12 इयर्स, ठीक है। और मैं लीगल डिसेबिलिटी फेस कर रहा था डे 1 से, तो मुझे सेक्शन 6 या 7 का फायदा मिल रहा होगा। मेरी लीगल डिसेबिलिटी चली 4 साल तक, ठीक है। अब जैसे ही मैं ठीक हुआ, सेक्शन 8 आ गया। सेक्शन 8 क्या बोलता है? लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद आप मैक्सिमम 3 साल का लिमिटेशन पीरियड ले सकते हो, उसके बाद नहीं। तो मेरे केस में टोटल कितना हो गया? 7। अब सेक्शन 8 मेरा नुकसान कर रहा है कि फायदा? वही समझ नहीं आया। अगर मैं लीगल डिसेबिलिटी का बेनिफिट क्लेम ही नहीं करता, बताता ही नहीं कोर्ट को कि मैं लीगली डिसेबल्ड था, तो भी मेरे पास कितने साल थे? 12। और बताया कि सर बेनिफिट दे दो, तो बेनिफिट के नाम पे लिमिटेशन पीरियड तो कम हो गया, टोटल टाइम तो कम हो गया। समझ आ रहा है? तो ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? ऐसे तो नुकसान हो गया ना। तो सेक्शन 8 में एक्सेप्शन में इस प्रॉब्लम को उन्होंने कंसिडर किया और बोला कि चलो एक काम करते हैं, अगर ये सिचुएशन आई तो हम आपको लिमिटेशन पीरियड 12 इयर्स का अलाउ करेंगे। करना ही पड़ेगा, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? वो तो कंसेप्चुअली गलत हो गया। तो इस चीज को अपन एक फॉर्मूला की तरह कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 इयर्स। ये तो 3 इयर्स तो फिक्स है, तो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड और लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 इयर्स दोनों में से विच एवर इज हायर,
विच एवर इज मोर। समझ आया? तो अगर ये 12 साल है, इससे ज्यादा हो रहा है, तो ये मिलेगा। उल्टा कर देते हैं, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड जो है मान लो वो 5 साल का था, फिर क्या होगा? इस सिचुएशन में कौन सा क्लेम करने को मिलेगा? 7 ईयर्स। तो आपका फायदा कर लिया भाई, दोनों में से जो ज्यादा है वो ले लो, बस टेंशन नहीं है। तो सेक्शन 8 में एक तो ये मेन प्रोविजन है 3 साल वाला, और दूसरा ये एक्सेप्शन है। ये बात समझ आ रही है? तो ये फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ही है वैसे तो, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, और दूसरा लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड और लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 ईयर्स, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। और कैलकुलेशन आपके सामने आया समझ में? तो आप इसको, ये चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, फिर आप अपने वर्ड्स में सेंटेंस में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नोट करना है तो इसमें से लिखो, ये चीज एग्जाम्पल नोट कर लो। ये केस के फॉर्म में पूछने वाला प्रोविजन है। थियरी देखोगे 2 लाइनें खाली, लेकिन जब केस बना देते हैं तो फिर समझाना पड़ता है ना, तो उसमें अपने आप कंटेंट बढ़ जाता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो, लिखा, नोट किया? अब थियरी भी देख लो, सेक्शन क्या बोल रहा है वो भी देख लो, इसको पढ़ो, जो मैंने बोला उससे रिलेट करो, एग्जाम्पल और ये कनेक्ट हो रहा है? अगर हो रहा है तो कंप्लीट है। ठीक है, डन, समझ आए? तो अच्छा सेक्शन है, मतलब पेपर सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पूछने वाला सेक्शन है। सेक्शन 9 की मैंने आपको स्टोरी बता दी है, अब इसमें आपको सिर्फ एक बार उसको रीड करना है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। सेक्शन 6, 7, 8 में हमने इसकी बात की है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें कवर हो जाता है, तो आप इसको टिक करके रख सकते हो कि थियरी एक बार पढ़ के देखो, कुछ लैंग्वेज में क्वेरी आती है तो लेके आओ। एक सेक्शन 12 आ रहा है, इसको लास्ट में रखते हैं, आगे बढ़े। सेक्शन 13, कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हैं इसमें, बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आज पैकअप करवा दूँ तो अच्छा है, ताकि चैप्टर में ब्रेक नहीं आ जाए। कंपनी लॉ फिर अपने ऐसा तो थोड़ा कम पढ़ लेंगे टाइमिंग के हिसाब से। सेक्शन नंबर 13 देख लो, एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच अ लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। ये नया टर्म आ गया, पॉपर। पॉपर का मतलब होता है एक गरीब इंसान, a person who is not able to fulfill his basic financial needs, उसको बोलते हैं पॉपर। ये बाय डेफिनेशन है। आपने बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उस टाइप की बात होगी। आजकल बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई, है ना, अपग्रेड हो गया, क्योंकि अब वाईफाई भी एक बेसिक नेसेसिटी में आ गया, उसके बिना काम नहीं चलता। तो रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई, ये 4 चीजें अगर कोई पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉपर। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हो गरीब इंसान। अब बेचारा है पॉपर,
इतना गरीब, ना वाईफाई अफोर्ड कर पा रहा है, ना रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, कुछ नहीं है इसके पास। अब ये अगर इसको किसी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करना हो, कोई इनजस्टिस हो जाए, तो वो खर्चा कैसे अफोर्ड करेगा? क्योंकि कोर्ट मतलब केस फाइल करना बोलने की बात है, कभी जाओगे तो मालूम पड़ेगा, पैसे तो ऐसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर, वकील, कोर्ट, ये सब जगह ऐसी, एक बार जाओगे ना सारी जेब खाली हो जाएगी आपकी, बिकॉज कॉस्ट लगता है हर चीज का। अब डॉक्टर इसके कोर्ट में आप जाओगे तो लॉयर हायर करोगे, फिर वो आपका एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाएगा, टाइप करवाएगा, तो टाइपिंग का चार्ज, प्रिंटिंग का चार्ज, स्टैम्प पेपर पे कोर्ट में सबमिट करो, स्टैम्प पेपर का चार्ज, कोर्ट केस फ्री में नहीं सुनता, उसकी फीस लगती है, तो वो फीस अलग पे करो। लॉयर आपका काम फ्री में नहीं कर रहा, वो फीस चार्ज करेगा। ये सब करते करते अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। अब हाई कोर्ट और ये सब में जो केस फाइल होते हैं ना, तो मिनिमम फाइलिंग फीस 25,000, 30,000, 50,000, 75,000 ऐसे होती है केस फाइल करने की फीस। हाई कोर्ट कोई फ्री में काम नहीं कर रहा है, तो 25-30,000 तो ऐसे लग जाते हैं। फिर वहाँ एफिडेविट सबमिट करो, स्टैम्प पेपर खरीदो, ये सब करो, वकील की फीस। हाई कोर्ट का लॉयर भी तो अच्छे खासे पैसे लेगा आपसे, तो खर्चा हो जाएगा लाखों में। अब सामने रिटर्न कितना मिल रहा है वो आपको इवेल्युएट करना है, तो ये कैसे करेगा ऐसा खर्चा? प्रॉब्लम ये है ना। तो इसका तो डेटा पैक भी खत्म हो जाता है, बेचारा वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये हाईकोर्ट की फीस कैसे भरेगा? तो इसके लिए बनाया सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 में ऐसा बोला कि जो पॉपर होते हैं ना, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं। स्पेशल प्रोविजन का मतलब ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर सकते हैं कि भाई मेरी तो ये कंडीशन है, जस्टिस चाहिए लेकिन मैं खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोर्ट मेरी फीस माफ करे, मुझे सरकारी वकील हायर करके दे, अपॉइंट करके दे, मेरे से पैसे ना चार्ज करे। अब कोर्ट अगर ऐसे सबको ये फैसिलिटी देने लग गया तो फिर हर कोई पॉपर है, वही होगा, वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो पहले एज अ पॉपर एप्लीकेशन करनी पड़ती है कोर्ट में कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। कोर्ट बोलेगा ठीक है, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स और वो सब दे दो, हम चेक करा लेते हैं। तो ये चेक करने में कोर्ट को भी टाइम लगेगा। अब कोर्ट ने ये चीजें चेक करने में लगा दिए 3 महीने, और फिर बोला कि हाँ ठीक है आप पॉपर हो, हमने मान लिया, आपको ये सब फैसिलिटी दे देंगे, आप केस फाइल कर दो। तो ये 3 महीने इसके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस हो जाएंगे या अलग मिलेंगे? बोलो, ये उसकी गलती की वजह से 3 महीने लगे या कोर्ट को टाइम लगा? देखो, जिस दिन उसके साथ, ये पूरा टाइमलाइन बता देता हूँ, जिस दिन उसके साथ इंसिडेंट हुआ, लिमिटेशन पीरियड तो अगले दिन स्टार्ट हो जाता है ना, बट उसको तो पहले पॉपर वाला एप्लीकेशन करना था। पॉपर वाला एप्लीकेशन उसने किया 15 डेज के बाद, तो ये 15 दिन तो उसके लिमिटेशन पीरियड में से जाने चाहिए ना, अगले दिन चला जाता कोर्ट में, टाइम क्यों वेस्ट किया? तो ये जो 15 दिन उसने डिले किया ना, वो उसके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस होंगे। लेकिन जैसे ही उसने एप्लीकेशन कर दिया, एप्लीकेशन एज अ पॉपर, इसके बाद कोर्ट ने 3 महीने लगा दिए टू प्रोसेस। अब ये 3 महीने इसकी गलती की वजह से हो रहे या कोर्ट को टाइम लग रहा है? तो लॉजिकली ये इसके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया कि 3 महीने के बाद कि भाई तू पॉपर है, एप्लीकेशन फाइल कर दे, कोई पैसे नहीं देने। अब इसके बाद उसने एप्लीकेशन करने में 1 महीना लगा दिया। अब ये चीज लिमिटेशन पीरियड में से माइनस होगी या नहीं होगी? ये तो होनी चाहिए ना, ये तो उसके हाथ में था ना। अब जैसे ही वो ये फाइल करेगा फिर केस आगे चलेगा। तो ये पूरे टाइम लाइन में उसके लिमिटेशन पीरियड में से ये 15 दिन कटेंगे और ये 1 महीना कटेगा। ये वाले में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है, उसने अपना काम कर दिया था, कोर्ट ने 3 महीने लगाए। अब कोर्ट 3 महीना लगाए कि 3 साल लगाए, अपना प्रॉब्लम नहीं है। जितना डीले मैं करूंगा ना, उतना मेरे प्रोविजन में से माइनस होगा। आई स्टोरी समझ में? बस पॉपर वाला यही केस है, सेक्शन इतना ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है। बात लिमिटेशन पीरियड की हो रही है ना, वैसे ही चलेगा ये। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 14, एक्सक्लूजन ऑफ बोनाफाइड टाइम टेकन इन अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। ये भी अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है, एग्जांपल चेंज हो रहा है, आउटकम वही निकलने वाला है। अब इसमें ऐसा हुआ कि जिस पर्टिकुलर कोर्ट में आपने केस फाइल किया, मतलब आप तो इमीडिएटली चले गए थे केस फाइल करने, कोर्ट ने वो केस एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता चला कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था वो केस चलाने का, ना कोर्ट को ध्यान में आया, ना हमें, ना ऑपोजिशन पार्टी को, केस चलता रहा। 6 महीने की हियरिंग हो चुकी है, उसके बाद पता चला कि यार यहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है और इस कोर्ट के पास तो पावर ही नहीं केस चलाने का। अब ज्यूरिसडिक्शन की बात किसको पता होनी चाहिए? कोर्ट को ज्यादा पता होनी चाहिए या आम इंसान जो बेचारा कोर्ट में पहली बार गया है? कोर्ट को। मुझे तो नॉलेज नहीं है, मेरे को तो जो नियरेस्ट कोर्ट समझ में आया मैंने केस फाइल कर दिया, बट कोर्ट को तो पता होना चाहिए ना उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। मैं तो पूरी डिटेल दी थी, तो कोर्ट की मिस्टेक है। अब 6 महीने खत्म होने के बाद कोर्ट बोलता है भाई हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं, आप दूसरे कोर्ट में जाओ। तो ये जो 6 महीने वेस्ट हो गए, किसकी वजह से हो गए? कोर्ट की वजह से। तो क्या ये मेरे लिमिटेशन पीरियड में से माइनस होने चाहिए? नहीं। बात समझ आ रही? बस सेक्शन 14 इतना ही बोलता है।
तो ये सब सेक्शन ऐसे है ना, टाइटल से ही क्लियर हो जाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। लास्ट डे पे रिवीजन में आपको पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं जाना पड़ेगा, अगर पहले आपने अच्छे से पढ़ा है तो फटाफट आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ये स्टोरी है। अब यही चीज को पहले आप पैराग्राफ में लिखा, फिर उसी को पॉइंट वाइज लिखा। आंसर की लेंथ ऐसे बनती है, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, उसको टिक कर लो। मैं अभी लैंग्वेज के साथ लेके नहीं जा रहा इंटेंशनली, आपको घर पे थोड़ा थियरी पढ़ने का मौका मिल जाएगा वैसे। नेक्स्ट सेक्शन 18। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं ऑर्डर में। सेक्शन नंबर 18, इसमें भी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं ताकि आपको सेक्शन याद हो जाए। देखो ऐसा कुछ है कि मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, शॉर्ट में बोले तो बिल्डर हूँ। अब मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया। मैंने बोला ये रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं, परचेज कर लो, 24 मंथ्स में पोजेशन दे दूंगा। हर बिल्डर ऐसे ही बोलता है। ठीक है, 24 मंथ्स में आपको घर की चाबी मिल जाएगी और आप रहने आ सकते हो। ये कमिटमेंट आपको मैंने दे दिया। अब 24 मंथ्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर पैसे चाहिए होते हैं, तो भाई फटाफट लाओ फटाफट लाओ। पैसा 1.5 साल में ले लेते हैं, पोजीशन फिर उसके बाद ही मिलता है। अब 24 महीने का आपने मुझे कमिटमेंट दिया है, तो 24 मंथ्स के बाद तो मैं फ्लैट मांगूंगा, लाओ भाई पोजीशन लाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 2 साल का टाइमलाइन था, 24 मंथ्स, वो खत्म होने पे आ गया है और मुझे पता है कि मैं आपको फ्लैट डिलीवर कर नहीं पाऊंगा। सपोज मैं बिल्डर हूँ, तो मैंने क्या किया, आप सबको इसी डेट के नियर अबाउट, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, जब आपके पास मेरे खिलाफ केस फाइल करने का पावर है तब, जैसे 24 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, अगर मैंने पोजीशन नहीं दिया तो आप मेरे पे कोर्ट केस कर सकते हो ना। तो आपके पास वो लिमिटेशन पीरियड है, उसी के बीच में या उससे पहले ही मैंने आप सबको बुला लिया एक मीटिंग के लिए। मैंने बोला आ जाओ यार, सबसे बात करनी है। आप सब आए। मैं बोला देखो ये 24 महीने का अपना अग्रीमेंट हुआ था या मेरा कमिटमेंट था, लेकिन ये सब रीजंस की वजह से काम डिले हुआ है और आप आज चाहो तो मेरे ऊपर केस फाइल तो कर ही सकते हो, बिकॉज आपका लिमिटेशन पीरियड तो है, मुझे ही पता है, आपको ही पता है। लेकिन केस फाइल करने से आपका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा नहीं, उल्टा मैं कोर्ट के चक्कर काटूंगा, आप कोर्ट के चक्कर काटोगे, आपका पैसा और टाइम खर्च होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो नुकसान ही होने वाला है। इससे बेटर है कि डिले हो चुका है, आप अगर मुझे थोड़ा टाइम एक्सटेंशन दे दो, ठीक है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जल्दी दे पाऊंगा। डिले हुआ है लेकिन उसको मैं रिड्यूस कर पाऊंगा वैसा। तो मैंने आप सबसे 12 महीने का टाइम और मांग लिया। मैंने बोला भाई अगले 12 महीने का टाइम दे दो, मैं उसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, इस चीज के लिए मैं आपके साथ एक रिटर्न अग्रीमेंट करने के लिए रेडी हूं। ये एक्सटेंशन राइटिंग में मांग रहा हूं। अगर मैं नहीं कर पाया तो केस तो बाद में भी कर ही सकते हो ना, क्या मना है, समझ आ रही है। बट पॉइंट ये है कि आपका लिमिटेशन पीरियड जो था, ये 12 महीने उसमें से माइनस होंगे या आपको अलग से मिलेंगे, क्या होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास लिमिटेशन पीरियड मान लो 2 साल का है, तो इसमें से 12 महीने माइनस हो गए, तो 1 ही साल का लिमिटेशन पीरियड बचा, या आपको पूरे 2 साल मिलने ही चाहिए, जब केस फाइल होगा या जब डिफॉल्ट होगा वहां से, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो ये 24 महीने तो खत्म होने पे ही थे, मैंने आपसे और 12 महीने का एक्सटेंशन मांगा, आपने मुझे 12 महीने दे दिए। तो अगर उस 12 महीने के बाद यहाँ पे भी मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करूं, तो आपको यहाँ से पूरा लिमिटेशन पीरियड मिलना चाहिए कि 12 महीने काट के मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। एज एन एप्लीकेंट आप क्या प्रेफर करोगे, क्या होना चाहिए। पूरा लिमिटेशन पीरियड नहीं मिलना चाहिए। आप क्या बोलोगे, बोले यार एक तो सामने वाले को हमने टाइम एक्सटेंशन दिया, उसने हमारे लिमिटेशन पीरियड में से काट लिया, फिर तो मैं क्या करूंगा, जितना आपका लिमिटेशन पीरियड है उतना आपसे टाइम एक्सटेंशन मांग लूंगा। सपोज 3 साल का है, मैं 3 साल दे दो ना यार, बना दूंगा प्रोजेक्ट। अब 3 साल में अगर मैं प्रोजेक्ट ना बना के दूं तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका लिमिटेशन पीरियड यूज हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो इस सिचुएशन में पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर ऐसे कुछ केस में टाइम एक्सटेंशन होता है तो लिमिटेशन पीरियड भी आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो पार्टी को पूरा लिमिटेशन पीरियड तो मिलेगा ही, उसको काटने का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आया समझ में। दिस इज सेक्शन नंबर 18। अब थियरी में वही पॉइंट, मतलब जो बात है वो बोली है, देख लो। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देयर मस्ट बी एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट। मैं एग्री कर रहा हूं ना कि मेरे से डिले हुआ है, सच एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, इट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टी। ये सब हुआ, मैंने लिख के दिया अग्रीमेंट 12 महीने का, साइन किया कि मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि मुझे टाइम एक्सटेंशन दो, मैं कंप्लीट करके दूंगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 19, ये भी एग्जाम में पूछा था। देखो चैप्टर बहुत छोटा सा है और एक क्वेश्चन तो आएगा, तो कभी 19 आएगा, कभी 18 आएगा, कभी 6, 7, 8 आएगा, कुछ ना कुछ घूमता रहेगा। तो रिपीटेशंस आपको इन चैप्टर्स में से मिलते ही मिलते हैं।
सेक्शन 19 की भी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी अगेन मैं एग्जाम्पल से ही क्लियर करवा रहा हूँ, फिर थियरी आप आराम से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी कुछ है कि मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, आपको याद होगा मैंने कल भी लिए थे 5 लाख रुपए, है ना, मैं बार बार पैसे आपसे उधार ले रहा हूँ। तो 5 लाख रुपए मैंने आपसे बोरो कर लिए, लोन ले लिया, और मैंने बोला 2 साल के अंदर रिटर्न कर दूंगा, और इंटरेस्ट भी ले लेना, चलो 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसे दे दूंगा कुछ। तो आप भी सोचे चलो ब्याज पे पैसा आ रहा है, मिल रहा है, ब्याज कमा रहे हैं, अच्छी बात है। अब 5 लाख रुपए मैंने ले तो लिए, 2 साल जो है खत्म हो गए। अब 2 साल के बाद आप मुझसे पैसे मांगना शुरू करोगे जैसे 2 साल खत्म होंगे। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, 2 साल आज खत्म हो चुके हैं, ये पूरा ड्यूरेशन जा चुका है। अब आज से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, मुझे भी ये बात पता है, आपको भी पता है। तो मैंने बोला देखो 5 लाख रुपए देने मुझे पता है, बट इमीडिएट मेरे पास आज के आज 5 लाख रुपए नहीं है, 2-4 दिन का टाइम दो, करवा दूंगा। तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ेगा। तो 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ऐसे करके 1 महीना हो गया, मैंने कुछ भी पे नहीं किया आपको। मैं बोला कराता हूँ यार, बहुत टेंशन है, ये है वो है, पेमेंट आने वाला है। सब लोग यही बोलते हैं पैसे नहीं देने होते हैं, पेमेंट आने वाला है। मतलब पेमेंट आने वाला है मतलब कुछ तो घर में रखते होंगे, खाली जेब घूमते हैं, ऐसा किसी का पेमेंट नहीं आएगा तो आगे पैसे नहीं देंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है लोगों की, पेमेंट करनी नहीं होती है तो जब तक आएगा नहीं देंगे नहीं, आने वाला है। वैसे अब किसी ने बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो बोले उसमें से आपको देने वाला हूँ। बोला वो लेट करेगा तो आप मेरे को भी लेट से पैसे दोगे, तो ये कैसे चलेगा। तो लोग करते हैं ऐसा। तो मैंने ना आपको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, कभी फोन नहीं उठा रहा हूँ, कभी सामने से। अच्छा कितने लोगों को पैसे देने नहीं होते ना, तो बड़े स्मार्ट होते हैं, आपके साथ खेल जाते हैं, आपको पता नहीं चलती। मैंने आपको बोला 15 दिन में पैसे दे दूंगा, आपने सोचा चलो कोई नहीं, 15 दिन में क्या फर्क पड़ेगा। तो 15 दिन होते ही आपकी एक्सपेक्टेशन होगी आज पैसे आएंगे, मैं सुबह सुबह फोन कर दूंगा, अरे यार वो मुझे पता है आपका पेमेंट देना है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है, मैं 1 हफ्ते में पे कर देता हूँ। अब कोई सामने से फोन करके बोले उसी दिन, तो अपने को क्या लगता है, जेन्युइन है। और यही अगर मैं फोन नहीं करता और आपको 2 फोन करने पड़ते और मैं फोन नहीं उठाता, तो आपकी टेंशन और बढ़ जाती। आई बात समझ में। सो दिस इज अ सिचुएशन, लोग ऐसा करते हैं बहुत बार। हाँ, लोग करते हैं ऐसा बहुत बार, पेमेंट देने के लिए फिर डिले करते रहते हैं। अब मैंने ना ऐसे डिले करते करते काफी टाइम खींच दिया। सपोज यहाँ से 6 महीने हो चुके हैं, अब तो आपको गुस्सा ही आ रहा है, बोले सर ये नहीं चलेगा, 6 महीने से हम पैसे मांग रहे हैं, आपके पास है ही नहीं, ऐसा वैसा। आपको पता होना चाहिए ना कि पैसे लिए तो वापस करना है। मैंने सोचा यार पैसे देने तो पड़ेंगे, 5 लाख प्लस इंटरेस्ट, ये बात हुई थी। मैं बोला देखो पूरे 5 लाख तो नहीं है, मुझे पता है आपको जरूरत होगी, एक काम करो आप अभी ना एक बार 50,000 रुपये ले लो मेरे से। मैं लेके आ गया सामने से, बोला 50,000 ले लो, बाकी के भी दे दूंगा। अब 6 महीने से आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो और गुस्सा भी आ रहा है आपको। अब मैंने क्या किया, 5 लाख में से 50,000 दिए, बट वो 50,000 से ना आपकी थोड़ी उम्मीद आ गई वापस, क्या देखो पैसे आए तो सही, क्या पता सच में प्रॉब्लम होगी, अगर जिसको नहीं देना होता वो इतना भी क्यों देता, ऐसा हो गया। तो 50,000 देके मैंने आपका थोड़ा सा ट्रस्ट जीत लिया कि 50,000 आए हैं ना, बाकी भी आ जाएंगे। अब थोड़े रिलैक्स भी हो गए और 2-4 दिन मुझे फोन नहीं करोगे, जब तक आपको वापस पैनिक अटैक नहीं आएगा कि मेरे पैसे बाकी है, और आपको रियलाइज नहीं होगा 4.5 लाख अभी बाकी है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं आया, फिर आप फोन करोगे। ऐसे करते करते मैं टाइम खींच रहा हूँ, 6 महीने और हो गए, फिर मैं आया, मतलब लो 75,000 और ले लो। अब 1.25 लाख आ चुके हैं, आप देख रहे हो, चलो 5 में से इतने तो आए। ऐसे करते करते टाइम खींच रहा हूँ मैं। अब है ना टोटल 3 साल खत्म हो चुके हैं जहां से अपना लिमिटेशन पीरियड था, और टोटल 3 साल में मैंने अभी आपके सिर्फ 2.5 लाख रुपए दिए, ऐसे कर करके 50,000 75,000 करके 2.5 लाख दे दिए। अब 3 साल खत्म हो चुके, मुझे पता है लिमिटेशन पीरियड तो गया। अब इसके बाद मैंने बोल दिया भैया कुछ नहीं है, खत्म, पैसे नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, मेरे सच में पैसे नहीं है। मेरा देखो मैं तो दे ही रहा था आपको पैसे, तो अगर नहीं देने होते तो मैं इतने भी क्यों देता, ठीक है। तो मैंने पैसे दिए, मतलब मेरे इंटेंशंस तो थे, बट अब सच में लॉस हो गया और पैसे आ नहीं रहे, मैं बाकी के नहीं दे पाऊंगा। अब आप सोच रहे हो केस फाइल करेंगे, फिर पता चला 3 साल खत्म हो चुके हैं, अब आप चाह के भी मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, तो 2.5 लाख तो गए। अब ये स्कीम तो हर कोई चलाएगा, फिर पैसे उधार लो, थोड़ा थोड़ा करके खींच खींच के ना 50% पैसे वापस कर दो, 3 साल निकाल दो, फिर बाकी के पैसे भूल जाओ। तो ये तो फ्रॉड करने वाली बात होगी। तो सेक्शन 19 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। सेक्शन 19 पता है क्या बोलता है
जैसे ही आपने मुझे या मैंने आपको एक इंस्टॉलमेंट पे किया, जैसे यहाँ पे मैंने 50,000 पे कर दिए, वही 6 महीने के बाद यहां से अगले दिन से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ऑफ 3 years फॉर यू, फॉर दैट रिमेनिंग अमाउंट। 5 में से 50,000 मैंने आज दे दिए ना, बचे कितने? 4.5। अब ये 4.5 के लिए आपको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा इस दिन से आगे के 3 साल। समझ आए? तो लिमिटेशन पीरियड तो नया हो गया, रिफ्रेश हो गया फिर से। अब मैं और 6 महीने के बाद आया, मैंने बोला लो 75,000 और ले लो, तो बचे कितने? इसमें 75 माइनस कर दो, 375 बचे। तो 375 के लिए आपको फिर से फ्रेश 3 साल का लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, हर बार रिन्यू हो जाएगा। ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट पेड लिमिटेशन पीरियड फॉर रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिन्यूड। आ रही बात समझ में? तो ये कंडीशन है। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये सेक्शन 19 जो है ये सिचुएशन को कवर अप करता है। अब इसमें 2 बातें बोली है, एक है इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है, और दूसरा है इंटरेस्ट पेड। 2 चीजें, इंस्टॉलमेंट पेड और इंटरेस्ट पेड। दोनों में से कुछ भी हो, हमेशा लिमिटेशन पीरियड नया स्टार्ट होगा। अब इसी के लिए सेक्शन 19 में बात की है। थियरी आप देख सकते हो, इसमें से कुछ लिखना है तो ठीक है, बाकी थियरी एक बार रीड कर लो। बात समझ आ रही? बोलो प्रोविजंस में कोई कंफ्यूजन? समझ आया क्या बोल रहे हैं? देखो स्टोरी आपके माइंड में है ना कि ये हुआ है, अब इस चीज को आप अपने वर्ड्स में पॉइंट वाइज समझा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एकदम वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज आपको कोई यूज करनी है, बस आपने जो लिखा है उसका मतलब ये निकलना चाहिए। मीनिंग डिफरेंशिएट होगा तो मार्क्स कट जाएंगे, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। तो एकदम वर्ड टू वर्ड लर्निंग वाला बर्डन मत रखो। ट्राई ये करो कि ग्रामर आप अपना यूज कर लो, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका रहेगा। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जैसे इंटरेस्ट पेड बोला है या इंस्टॉलमेंट पेड बोला है या लिमिटेशन पीरियड बोला है, वो सब टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। बट सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, ग्रामर क्या होगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो एकदम सेम टू सेम रटने की कोशिश मत करो। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसेप्ट पे जाओगे तो अच्छा रहेगा। और कहीं ऐसे कुछ एग्जाम्पल देने हो सेक्शन में, आपको लगेगा 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया और कंटेंट लिमिटेड है, तो आप एग्जाम्पल तो फ्रेम कर लो खुद। ये मैंने एग्जाम्पल बनाया है, कोई सेक्शन में थोड़ी लिखा है, बट मीनिंग तो ये निकल रहा है ना। तो अगर आप थियरी के साथ एक एग्जाम्पल देते हो ना और भी खुद का फ्रेम करके, तो चेकर को और ये चीज क्लियर हो जाती है कि इसको कंसेप्ट समझ में आया, रट्टा मार के नहीं आया, उसको मतलब समझ में आया। और प्रोफेशनल एग्जाम में उसी कैंडिडेट की वैल्यू होती है जिसको बात का मतलब समझ आया है।
क्योंकि इन फ्यूचर आपको अपनी प्रैक्टिस में चीजों को समझना है, लर्न नहीं करना है। लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे फोकस अपना अंडरस्टैंडिंग पे है, आप एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा। चलो देखें आगे, सेक्शन 19 यहाँ कंप्लीट हुआ, छोटे छोटे सेक्शन हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 24, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा है लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। जो लिमिटेशन पीरियड की बात हो रही है ना, सारा कैलकुलेशन किस चीज का है, डेट और टाइम का ही तो है, वही चल रहा है ना। अब जब डेट की बात आती है, तारीख की बात आती है, तो कैलेंडर देखना पड़ता है, भाई आज की तारीख कौन सी हो तो आज का कैलेंडर बताएगा। लेकिन कैलेंडर दुनिया में एक ही है क्या? इंग्लिश कैलेंडर जो अपन यूज करते हैं जैन टू दिसंबर, वो एक ही कैलेंडर है पूरे वर्ल्ड में, या और भी कोई कैलेंडर है अपना लोकल है कुछ? वो इंडिया में इंडियन कैलेंडर, आपने न्यूज़पेपर में कहीं देखा होगा विक्रम संवत, ठीक है, तो अभी 2079 या 2080 ऐसा कुछ चल रहा है। तो अपना वैसे 2024 है, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से देखो 2080 के आसपास है, तो वो डिफरेंट कैलेंडर है। एग्जैक्टली कौन सा चल रहा है ध्यान? 81 है ना, हाँ, तो 2081। तो अपन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2081 में चल रहे हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2024 में चल रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस, मंथ्स में डिफरेंस होता है। इंग्लिश वाले में जैन, फेब, मार्च, ठीक है, बाकी वो गुजराती वाला कैलेंडर देखो, हिंदी वाला कैलेंडर देखो, महीनों के नाम भी तो अलग होते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये वेरी करती है। अब कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट केस में लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली बात करते हैं, सेक्शन में ये लिखा है, सेक्शन में वो लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है, वैसा कहाँ लिखा है, क्योंकि उसी बेसिस पे जजमेंट आता है। तो अगर कैलेंडर के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सपोज मेरी तारीख निकल गई है, तो मैं बोलूंगा नहीं यार, हम तो विक्रम संवत वाला ही मानते हैं, हमारे तो परिवार में फैमिली में सब वही मानते हैं, तो भाई ये 2024 तो कुछ समझ नहीं आता, हमारा 2081 है, और जैन फेब कुछ समझ में आया, वो कारतक, माक्षर, वो सब जो होता है, हाँ, तो वो समझ में आता है। तो वही हमको तो वही समझ में आता है, गुजराती मीडियम में पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े, तो वही पढ़ाया गया है। जैन फेब तो हम गिनते ही नहीं है, ठीक है। अब यार ऐसी बातें कोर्ट में करोगे तो कैसे चलेगा? हर कोई अपना अलग कैलेंडर लेके आ रहा है, बोले मैं तो बांग्लादेश का कैलेंडर मानता हूँ, वहां कुछ अलग चलता है, ऐसे थोड़ी होगा। तो एक तो रूल फिक्स करना पड़ेगा। इस बात के लिए भी सेक्शन बनाया कि बाद में यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बहुत लड़ाई होगी, फिर कोर्ट कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो सेक्शन में फिक्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन मतलब अपना जो इंग्लिश वाला है, जैन टू दिसंबर, ठीक है, 1 to 31 2024 वाला, दिस इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो सेक्शन में पहले ही लिखा है कि जो भी लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट होगा वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही होगा। अभी आप और कोई कैलेंडर मानते हो तो वो आप घर पे लगा के रखो, मानते रहो, हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल कर दिया ना, नहीं तो फिर तो कंफ्यूजन होने वाला है। तो ये बात देखो, इतने छोटे से पॉइंट को भी लिख के सेक्शन में क्लैरिफाई करना पड़ता है, नहीं तो बाद में लॉयर मजे लेते हैं कोर्ट के, कहाँ लिखा है ऐसा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ही मानना पड़ेगा, वो लिखा है तो सॉरी सर, ठीक है, फिर तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। नहीं लिखा होगा तो पूरा घुमा देंगे वैसा है, और फिर आप फाइट भी नहीं कर सकते कि यही फॉलो करो। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है ये, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। ये नॉलेज वाला है, लर्न करने का बर्डन नहीं है। मैंने आपको बोला था कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो अलग अलग होते हैं, 30 ईयर्स तक जाते हैं, वो लिखा है यहाँ पे, 30 ईयर्स, 12 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स, 90 to 10 डेज, रिवर्स में जा रहे हैं। अब ये सारा जो चीज है ये आप पढ़ लो, एक बार रीड कर लो, बट पूरा लर्न हो वो जरूरी नहीं है। लिमिटेशन पीरियड के साथ ना एक्ट में इसका एक पूरा शेड्यूल दे रखा है, वो शायद मॉड्यूल में भी उन्होंने अटैच किया है। शेड्यूल का मतलब लिस्ट है, उसमें पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से टाइप के केस में कितना लिमिटेशन पीरियड होता है। जितने पेज का चैप्टर है ना, उससे बड़ा तो शेड्यूल है। अब वो लर्न करने थोड़ी बैठेंगे, वहां उसमें 200-500 लिस्ट दे रखी होगी, ये 30 साल में आता है, ये 12 में आता है, ये 5 में आता है, 3 में आता है, क्या करोगे लर्न करके? तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है, बट ये थोड़ी समरी जैसा कुछ मेरे पास था वो रखा हुआ है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे ये नॉलेज के लिए। तो इसको रीड करना है, जितना आपको याद रहे ठीक है नॉलेज के लिए, बट उसको लर्न नहीं करना है। तो ये पेज को सिर्फ रीड ओनली लेवल पे रखना है। रीड ओनली का मतलब है कि एक बार पढ़ लो चलेगा, लर्निंग वाला प्रॉब्लम नहीं। अब अपने सेक्शंस में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, सेक्शन 12। ये वैसे सिंपल है, अब क्लैरिटी आ जाएगी, बाकी सेक्शंस पढ़ने के बाद ही जल्दी समझ आता है वैसा है, क्योंकि पार्ट तो वही है, पार्ट 3 है एक्ट का, और उसमें बोला है सेक्शन नंबर 12 to 24। तो इसमें हमने अभी 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, ठीक है, 24 देखा। तो ये सब में जो बात हो रही थी ना, वही बात यहाँ पे भी हो रही है। इन सब में कॉमन पॉइंट ये था कि जितना भी टाइम किसी और की वजह से या कोर्ट की वजह से वेस्ट हुआ है, वो आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस नहीं होगा। दूसरा, लिमिटेशन पीरियड आपका इंसिडेंट के अगले दिन स्टार्ट होगा, ये बात भी देखी हमने। तो आवर्स पे नहीं होता कितने बजे इंसिडेंट हुआ, बोले 5 बजे, तो बोले 5 बजे से गिनेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे गिनेंगे?
आज की तारीख छोड़ दो ना, रात 12 बजे चालू करो तो कल से गिनेंगे, वैसा तो सब सिंपल है। ये बातें यहाँ पे सेक्शन में अलग अलग नाम से लिखी हुई है। पूरा सेक्शन का कंक्लूजन वही है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। वो कॉपर वाला पॉइंट भी देखा कि जितना टाइम कोर्ट ने लगा दिया उनकी गलती, ज्यूरिसडिक्शन गलत ले लिया कोर्ट की गलती, ठीक है। सामने वाले ने पैसे देने में टाइम लगा दिया, फिर इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया तो भी उसकी गलती, मेरे को फ्रेश लिमिटेशन पीरियड चाहिए। बिल्डर ने डिले कर दिया, फ्रेश एग्रीमेंट किया एक्सटेंशन के लिए तो भी मेरी गलती, और सामने वाली गलती, तो टाइम एक्सटेंशन मिलेगा। तो यही सारी बातें सेक्शन 12 में भी उन्होंने लिखी है। इवन एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करा देता हूँ जिसमें आपको मिलेगा, फिर आप सेक्शन पढ़ लेना, मैं सिर्फ थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड एक बार आप पढ़ के देख सकते हो। अब केस ऐसा है कि जो ओरिजिनल केस फाइल करना था ना, ठीक है, वो आपने फाइल कर दिया टाइम टू टाइम, केस का डिसीजन आ गया और आप केस हार चुके हो। आपने सोचा मैं तो इसको चैलेंज करूंगा, अपील करूंगा, भाई मेरी गलती नहीं है। बट प्रोसीजर क्या होता है, जब कोर्ट फैसला सुनाता है तो डिसीजन की एक कॉपी आपको मिलती है प्रिंटेड, जिसमें कोर्ट ने प्रॉपरली लिखा होता है कि उन्होंने फैसला क्यों दिया, कौन सा सेक्शन यूज किया और एग्जैक्ट क्या हुआ। जब तक ये कॉपी नहीं आती तब तक आप अपील में नहीं जा सकते। रीजन भी कि जैसे ही अपील फाइल करोगे ना, वहां पे डॉक्यूमेंट्स में ये कॉपी मांगते हैं कि पुराने कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, कॉपी तो लाओ। बोले सर वो तो अभी तक मिली नहीं है, बोले मिले उसके बाद आना, ठीक है। अब आपको पता है कि ओरिजिनल के बाद अपील करने में लिमिटेशन पीरियड होता ही कितना है, ठीक है। तो 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है आपके पास। सपोज आपको ये कॉपी मिलने में 25 दिन लग गए, भागदौड़ हो गई, या 5 ही दिन बचे, बात समझ आ रही। अच्छा 25 के बदले 35 दिन लग गए तो खेल खत्म हो गया, फिर तो अपील कर ही नहीं सकते। तो ये अपनी गलती थोड़ी ना है, ऑर्डर की कॉपी देने में कोर्ट ने 35 दिन लगाया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉपी जब तक मिलेगी नहीं मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो मेरा लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा, कॉपी मिलने के बाद। आई बात समझ में। तो मेरे लिए जो भी 30 डेज होंगे ना, वो तो इसके बाद स्टार्ट होने चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यही चीज इन्होंने सेक्शन 12 में स्पेसिफाई की है। अंडरस्टूड है, आया समझ में। अब इतना बड़ा सेक्शन जो दिख रहा है उसमें उन्होंने अपील, पिटिशन, एप्लीकेशन, XYZ नाम से लिख के यही बात बार बार रिपीट की है। तो एक ही चीज रिपीटेड लिखी हुई है, वैसी स्टोरी है। तो ये सेक्शन में मैं वही करूंगा। एक कुछ डाउट्स आएंगे आपको, ऐसा भी नहीं कि पूरा समझ आएगा, बट एक बार पहले पढ़ के आओ, कौन से पॉइंट में डाउट आ रहा है वो लेके आओ, मुझे पता भी चले घर पे कितना रीड कर रहे हो। और एक बार लैंग्वेज पढ़ के आओगे, फिर जब वापस समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको एक बार टारगेट में रखना है, एक बार पहले रीड करके देख लो। तो मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको जो सेक्शन वाला पार्ट रीडिंग में दिया है उसमें बहुत लिमिटेड चीजें हैं। एक सेक्शन नंबर 12 है जो मैंने पढ़ने के लिए बोला, बाकी आप जो 18 है 19 है सब रीड तो करोगे, कंसेप्ट तो पूरा कवर हो ही गया था। इसमें कुछ डाउट आ सकता है, बाकी का सारा पॉइंट आपका जो है वो कंप्लीट है। बाकी चैप्टर में देख लो, कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना हो तो बताओ। बोलो, क्लियर है सारे टॉपिक्स? देख लेते हैं। ये वाला फुट mistake of law in establishing or exercising the right given by law may be considered as a sufficient cause. Ignorance of law is not an excuse, nor the negligence of the party. ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून में जो लिखा हुआ है ना वहां पे इशू है, आपकी और मेरी गलती नहीं है, लिखा हुआ है उसी में प्रॉब्लम है। होता है ऐसा बहुत बात है, कोई ह्यूमन मेड है, भगवान ने तो कानून बनाया नहीं, अपने कोई भगवत गीता तो यूज नहीं कर रहे कि भाई भगवान ने लिखी है, ये तो ऐसा भाई ह्यूमन मेड डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन में इश्यूज आते हैं बहुत बार। तो उसकी वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ तो फिर वो पार्टी क्यों फेस करेगी, उसको सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ का मतलब आपको कानून पता नहीं था या आपने इग्नोर किया, वो मिस्टेक आपकी है। आप बोले मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस देश में मर्डर करना क्राइम है, मुझे क्या मालूम, किसी ने बोला ही नहीं आज तक, मैं तो कर दिया, अब पता चला तो अगली बार ध्यान रखूंगा, इस बार जाना ऐसा थोड़ी होगा। आपको पता होना चाहिए ना, मर्डर करना जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं पता है तो वो आपकी गलती है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, उसमें आपको कोई सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट मिलेगा नहीं। और दूसरा बोला, अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ है, आपकी आपके लीगल एडवाइजर की, कि ध्यान देते तो ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं, तो फिर उसमें सफिशिएंट कॉज वाली बात नहीं बनती, ये बोला हुआ है। बोलो और कोई पॉइंट, बाकी थियरी।
केस लॉ का फैसला है, यहाँ पे बोला फाइल अवेलेबल नहीं थी सर, केस तो करना था लेकिन उसके लिए फाइल अवेलेबल नहीं थी। जो स्टेट का काउंसिल या लॉयर है या जो उसकी पैनल है वो लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सर फाइल नहीं थी। तो फाइल नहीं थी, जहां थी वहां से लेके आते, नहीं थी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज को उन्होंने कंसीडर नहीं किया और बोला आपने फाइल बोला है नहीं, ये ढूंढने में टाइम लगा दिया तो आपकी मिस्टेक है, आप रिकॉर्ड में से फाइल रिसीव कर सकते थे, पॉसिबल था। तो पॉसिबल था तो फिर हम लिमिटेशन पीरियड में कोई उसका एक्सटेंशन नहीं दे सकते वैसा। और कोई पॉइंट क्लियर? सेक्शन 5 आपका जो था वो भी यहाँ पे कवर अप हो चुका है। अब सेक्शन 12 मेन है जो रीड करना है, बाकी चीजें तो एक बार आपको पढ़नी पड़ेंगी। चैप्टर अपना इसके साथ एक बार के लिए पैकअप, ठीक है, बाकी आपके डाउट्स बाकी रहेंगे बस।